ये कहानी ऐसे भाइयों की है जिन्होंने भाई शब्द का अपमान किया है। कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की, जहां एक पिता अपने 7 बेटों और एक बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। अब सातों भाई और बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। 7 भाई और बहन में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी व संस्कारी थी। उसमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। छोटे भाई के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत प्यार और लगाव था। एक दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी और छोटे भाइयों को लेकर खेत में चला गया। चूँकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी, तो सभी लोग खेतों में जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर निकलते हैं। सातों भाइयों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और उसे काटने के लिए बैठती है। साग काटते वक्त चाकू की तेज़ धार से उसकी उंगली कट जाती है और खून की एक तेज़ धार बहने लगती है। पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब वह सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर घर की दीवार पर खून पोंछा तो भाई लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों में पोंछूंगी तो भाभी को लगेगा कि माहवारी है, ये समझकर वह खाना नहीं खाएगी। अब इस डर से वह साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी खेत से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ से बना यह साग कई बार खाया है, लेकिन आज के साग का स्वाद अद्भुत है। बताओ कैसे और क्या क्या डालकर बनाया है। पहले तो बहन डर गई कि भाइयों को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। फिर वह संभल कर बोली, कुछ भी तो नहीं डाला, जैसे हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। बहन अगले दिन भाइयों के अनुरोध पर वही साग की सब्जी फिर बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाई और भाभी ने उस दिन खाना बनाने का तरीका जानने की जिद को मजबूरन बहन के आगे रख दिया, तो बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगी। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी 6 भाई बहन को मारकर उसका मांस खाने को तैयार हो गए। मांस खाने की सोचकर उनके मुंह से लार टपकने लगी। बहन को कुछ कुछ आभास हो गया था कि किस तरह उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने बहन को लेकर घने जंगल में जाते हैं और पहले से बने एक मचान पर चढ़ने को कहते हैं, ताकि जंगली जानवर उस पर हमला ना कर सके। इस प्रकार सातों भाई अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। अब बहन को आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो। फिर सभी भाई वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटे पहाड़ पर अपने अपने धनुष के बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी अपने बाणों को धार लगाते हैं। सबसे पहले बड़ा भाई अपनी बहन पर निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। अब छोटी बहन पूरी बात समझ चुकी थी और वह अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है, जिसका मतलब होता है कि तीर चलाना है तो सीधे मेरी छाती में निशाना लगाओ, इधर उधर क्यों छोड़ रहे हो। फिर सभी 6 भाई बारी बारी अपनी बहन पर निशाना लगाते हैं।
पर सभी के निशाने चूक जाते हैं। अब सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सबसे निपुण वही था। बहन जानती थी कि उसके सातों भाइयों में छोटा भाई औरों की तरह लालची नहीं है। अब भाई छोटे भाई को निशाना लगाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, अगर निशाना चूका तो तुझे भी बहन की तरह मार डालेंगे। अब छोटा भाई दुखी और उदास मन से तीर चलाता है, जो सीधा बहन के सीने में जाकर लगता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा वहीं भटकने लगती है। वह देखती है कि उसके भाई उसका मांस खाने के लिए कैसे लालच कर रहे हैं और छोटे भाई को ज़बरदस्ती मारकर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई खोज खोज कर जंगल में ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करता है और सोचता है, इसे लेकर कैसे जाऊंगा। बड़े भाई ने जो रस्सी दी है वह भी 7 टुकड़ों में है। अगर इसको जोड़ूंगा तब भी छोटी पड़ेगी। देर होने के डर से छोटा भाई रोने लगा। तभी वहाँ एक नाग देवता आते हैं और पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो। छोटा भाई नाग देवता को सारी आपबीती सुनाता है। नाग देवता कहते हैं, ठीक है, मैं लकड़ियों पर रस्सी की तरह लिपट जाऊंगा और तुम जैसे ही लकड़ियाँ वहाँ रखोगे मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। और छोटा भाई वैसे ही करता है। सबसे बड़े भाई यह देखकर हैरान होता है कि रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी लकड़ियाँ कैसे लेकर आया है। तत्पश्चात वे लोगों से पानी लेने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर कर उसे पानी के लिए भेजते हैं। छोटा भाई पानी लेने के लिए कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, किंतु घड़े में छेद होने की वजह से सारा पानी गिर जाता है और छोटा भाई वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि अगर बिना पानी लिए गया तो वो लोग उसे मारेंगे। यह सारी घटना को कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली देख और सुन रहे थे और वो तीनों उससे पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो। फिर छोटा भाई उन्हें आपबीती विस्तार से सुनाता है और कहता है, मैं अपनी प्यारी बहन का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भाई मुझे मारेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब मांस खाएंगे तो तुम मछली खाना और जब वो हड्डी खाएंगे तो तुम केकड़ा खाना, तुम्हारे भाइयों को बिल्कुल शक नहीं होगा। फिर छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का मांस परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के एक टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ पर मांस का एक बड़ा झुंड उगता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इस घटना के वर्षों बाद एक जोगी वहाँ से गुजरता है और सुंदर सुंदर बांस को देखकर सोचता है कि अगर इससे सुंदर बांसुरी बनाई जाए तो कितनी सुरीली आवाज़ होगी उस बांसुरी की। एक मोटा टुकड़ा काटकर ले जाता है और उस बांस की आवाज़ ही इतनी सुंदर है, तो जब इसकी बांसुरी बनेगी तो कितनी सुंदर धुन निकलेगी। यह सोचकर जोगी उसकी बांसुरी बनाता है और उस बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जोगी जहाँ जहाँ से उसे बजाता लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुंचता है और धन के लालच में ज़ोर ज़ोर से बांसुरी बजाता है, पर इस बार बांसुरी की सुरीली आवाज़ कर्कश हो जाती है। बड़ा भाई मारपीट कर जोगी को अपने घर से निकाल देता है। इसी तरह जोगी बारी बारी सब भाइयों के घर जाता है और सभी भाई उसे मारपीट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के आंगन में घुसते ही बांसुरी अपने आप बजने लगती है और उसकी धुन इतनी मीठी और सुरीली होती है कि छोटा भाई मंत्रमुग्ध हो जाता है और जोगी को उस बांसुरी की मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लेता है। जोगी का भी अच्छे से आदर सत्कार कर उसे विदा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे भाई को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है।
जब वह घर लौटता है तो देखता है उसका घर बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है। वह सोचता है घर की सफाई हमेशा नौकर करते हैं, पर कभी इतना सुंदर नहीं सजाया गया। अब वह नौकरों से इस बारे में पूछता है तो वे सब मना कर देते हैं। फिर उसे लगता है कि शायद भाभी मेरे पीछे से आकर घर को सजा गई हो। अब यह घटना हर रोज़ होने लगी। जब भी वह घर लौटकर आता तो घर बहुत सुंदर ढंग से सजा होता। वह अपने भाई भाभी से इस बारे में पूछता है तो वह भी मना कर देते हैं। अब छोटे भाई के मन में जिज्ञासा होने लगी, आखिर यह सब कौन करता है। अब वह झूठ बोलकर घर से बाहर जाने की बात बोलकर घर में ही छुपकर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद वह देखता है बांसुरी से एक सुंदर लड़की बाहर आती है, सारा घर सजाती है और वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। यह देख छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी। अगले दिन छोटा भाई फिर से छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर आती है और सारा घर साफ कर वापस बांसुरी में समाने के लिए जाने लगती है, छोटा भाई झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और बांसुरी को तुरंत जला देता है, और जिसके बाद वह लड़की मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी उस गांव में आषाढ़ी पूजा में बकरा काटा जाता है और बस बकरे का मांस पूरे गांव में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में, और सब लोग उसे खाते हैं। और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटे भाई को अपने काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है उसका कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर नहीं सजाया। फिर भाई अपने नौकरों से पूछता है, मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकर मना कर देते हैं। भाई सोचने लगता है शायद कोई भाभी आई होगी, मेरे कमरे को सजा गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते यही घटना हर बार होने लगी। राजकुमार के मन में अब जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाइयों और भाभी से पूछता है, वे लोग भी मना कर देते हैं कि हमने नहीं सजाया। एक दिन छोटा भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जाकर छुप जाता है और वापस कमरे के पास आकर देखता है कि उस बांसुरी में से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती है, जो बिल्कुल उसकी बहन की तरह थी देखने में। अब राजकुमार खुशी से फूले नहीं समाता। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई करके वापस अपनी बांसुरी में जाने लगती है, छोटा भाई तुरंत उस बांसुरी को आग में जला देता है और उस लड़की के ऊपर तुलसी दल छिड़क देता है, जिससे वो लड़की अब वहीं पे ही रह जाती है और भाई बहन दोनों अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।